जय हिंद दोस्तों। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग बेहतर होंगे। स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से SCS अकेडमी के यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, इस लेक्चर में हम लोग डिस्कस करते हैं MPPSC प्रीलिम्स के सिलेबस के यूनिट नंबर 10 में दिए गए विभिन्न संस्थानों और संगठनों के बारे में। इनमें वे सभी संस्थान शामिल हैं जो संवैधानिक हैं, वे सभी संस्थान शामिल हैं जो सांविधिक हैं। तो सभी सांविधिक और संवैधानिक संस्थानों की हम लोग इस लेक्चर में डिस्कस करते हैं। और दोस्तों, ये भी याद रखिए कि आज हमारा इस लेक्चर श्रृंखला का यूनिट 10 पर आधारित प्रश्नों की इस लेक्चर श्रृंखला का 17वां लेक्चर है। और ये हमारा इस लेक्चर श्रृंखला का अगर हम देखें तो अंतिम आयोग भी है। आपके MPPSC के सिलेबस में यूनिट नंबर 10 में जितने भी आयोग दिए हैं उनको हमने सभी को प्रश्नों के माध्यम से बारी बारी से चर्चा कर लिया है। और आज का ये हमारा अंतिम आयोग है आपके सिलेबस के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो। लेकिन इस लेक्चर श्रृंखला को हम और भी आगे जारी रखेंगे। अभी तक हमने हर एक आयोग के पर्टिकुलर क्वेश्चंस को देखा है। अब हम मिक्स्ड सभी आयोग के मिक्स करके एक FLT के तौर पर यूनिट 10 का वो लेकर आएंगे, मतलब यूनिट 10 का फुल लेंथ टेस्ट के तौर पर अब हम आगे क्वेश्चंस को डिस्कस करने वाले हैं ताकि आपका और बेहतर तैयारी हो सके। क्लियर? तो दोस्तों, बने रहिएगा इस लेक्चर श्रृंखला से। और इसके अलावा हम भारत का भूगोल, विश्व के भूगोल को लेकर भी एक प्रश्नों की लेक्चर श्रृंखला शुरू करने वाले हैं, जिससे कि आपको उससे संबंधित प्रश्नों का भी कोई दिक्कत एग्जाम में ना आए। क्लियर? आपको करना सिर्फ इतना है हमारी लेक्चर श्रृंखला से जुड़ने के बाद कि बेहतर तरीके से आपको लेक्चर को सुनना है, हर एक प्रश्न को देखना है कि और एनालिसिस इस बात का ध्यान रखना है कि एग्जाम में कैसे प्रश्न आ सकते हैं। साथ ही साथ जब भी लेक्चर देखते हैं कॉपी और पेन लेकर बैठिए। जैसे ही कोई इंपॉर्टेंट फैक्ट बताया जाता है सिनॉप्सिस के रूप में उसको नोट करते जाइए ताकि एग्जाम के पहले आपको रिवीजन करने में कोई प्रॉब्लम ना आए। ठीक है दोस्तों, आज हम डिस्कस किसके बारे में करने वाले हैं तो याद रखिए, आज हम बात करेंगे मध्य प्रदेश स्टेट फूड कमीशन के बारे में, अर्थात मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के बारे में डिस्कस करेंगे आज हम। साथ ही साथ हम बात करेंगे FSSAI के बारे में, जिसका मतलब है फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, अर्थात भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण। ये ऐसी संस्था है जो हमारे देश में जितने भी खाद्य पदार्थ मार्केट में होते हैं उनके स्टैंडर्ड का, उनके एक स्तर का ध्यान रखता है, सुनिश्चित करता है ताकि आपके स्वास्थ्य पर उनके प्रयोग करने के बाद कोई गलत प्रभाव ना पड़े। तो उसके विनियमन करने के लिए एक व्यवस्था है हमारे देश में जो 2006 में अधिनियम बनाकर स्थापित की गई थी। और अगर हम बात करें मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की दोस्तों, तो याद रखिएगा 2013 में भारत की सरकार ने खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया था और उस खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत ही इस प्रकार के आयोगों की स्थापना की गई थी ताकि खाद्य सुरक्षा अधिनियम में जो भी व्यवस्थाएं की गई हैं, जो भी प्रावधान किए गए उनका कार्यान्वयन किया जा सके। क्लियर? तो इन दोनों संस्थाओं के बारे में आज हम क्वेश्चंस के माध्यम से डिस्कशन करेंगे। क्लियर? चलिए शुरू करते हैं इस लेक्चर को, जिसमें आज का आपका पहला प्रश्न है दोस्तों, राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने के लिए राज्य खाद्य आयोग के गठन का प्रावधान किसके तहत किया गया है। तो ध्यान रखिएगा कि राज्यों में भारत की जो एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन है उस पॉपुलेशन को लगभग 75% से ज्यादा जो पॉपुलेशन है उसको खाद्य सुरक्षा प्रदान करने के लिए, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए उसको खाद्य सुरक्षा हो, कोई भूखा ना सोए, भारत की सरकार ने राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम पास किया। और ये अधिनियम दोस्तों 2013 में आया था। इसमें अलग अलग धाराओं के माध्यम से प्रावधान करके खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित करने की बात की गई थी। और इसी अधिनियम की अगर मैं बात करूं दोस्तों, जो 2013 में आया था, जिसे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत जानते हैं, इसमें BPL कार्ड धारक जो परिवार हैं, गरीबी रेखा के नीचे जो परिवार आते हैं, उनको सस्ते दामों पर सब्सिडी वाला अनाज देने की व्यवस्था है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और इसी के अंतर्गत हम देखें, इस राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा नंबर 16 जो है दोस्तों, धारा नंबर 16 राज्यों में खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने हेतु आयोग के गठन का प्रावधान करती है। तो अगर एग्जाम में आप लोगों के सामने प्रश्न आता है कि राज्यों में खाद्य सुरक्षा हेतु खाद्य आयोग जो उसका गठन का प्रावधान किसके तहत होता है, तो राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत होता है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के किस धारा के तहत राज्यों में खाद्य आयोग बनाए जाएंगे, तो धारा नंबर 16 के तहत, धारा नंबर 16 के तहत खाद्य आयोग बनाने का प्रावधान है। और अगर हम दोस्तों मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करते हैं तो मध्य प्रदेश राज्य में 21 जुलाई
2017 को खाद्य आयोग बनाया गया था। तो एग्जाम में अगर प्रश्न ये आ जाता है कि मध्य प्रदेश में खाद्य आयोग कब बना, तो याद रखिएगा 21 जुलाई 2017 को बना था, ये ध्यान रखना है। अगला इसमें एक और इंपॉर्टेंट बात कहते हैं कि ये खाद्य आयोग जो मध्य प्रदेश में बनता है 2017 में, है ना, इसका मुख्यालय कहाँ है, तो याद रखिएगा इसका मुख्यालय भोपाल में ही। क्वेश्चन भी आपसे पूछा जा सकता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग का मुख्यालय कहाँ है, तो भोपाल में है। इसके अलावा ये भी ध्यान रखना है कि ये एक सांविधिक संस्था है। खाद्य आयोग जो है वो एक सांविधिक संस्था के तौर पर मौजूद है। क्यों? क्योंकि इसका जो गठन है वो धारा 16 राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत किया गया है। मतलब इसको कानून के तहत स्थापित किया गया है, इसीलिए ये एक सांविधिक संस्था के तौर पर है। और सांविधिक संस्था के साथ साथ ये भी याद रखिएगा कि ये एक बहुसदस्यीय निकाय भी है। बहुसदस्यीय निकाय का मतलब हो गया कि इसमें एक से ज्यादा सदस्य इसमें मौजूद हैं, ये ध्यान रखना है। अब एक से ज्यादा सदस्य की व्यवस्था है तो इसमें सदस्यों की संख्या भी हम लोग देख लेते हैं। याद रखिएगा इसमें एक होता है अध्यक्ष, इसके अलावा एक होता है इसमें सचिव, इसके अलावा 5 होते इसमें अन्य सदस्य। तो टोटल यहां देखिए 7 सदस्य आपको दिखाई पड़ते हैं। तो एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा कि राज्य खाद्य आयोग में कितने सदस्य हैं मध्य प्रदेश में, तो यहां पर आपको 7 सदस्य देखने को मिलेंगे। इनमें एक अध्यक्ष है, एक सचिव है और 5 अन्य सदस्य देखने को मिलते हैं। अब ये जो 5 अन्य सदस्य हैं इनमें भी इंपॉर्टेंट चीजें आपको ध्यान रखना है, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चन वहां से भी देखने को मिल सकता है। क्या? वो ये कि इसमें एक सदस्य अनिवार्य रूप से एससी का होगा, एक सदस्य अनिवार्य रूप से एसटी का होगा। मतलब एक एक सदस्य अनिवार्य रूप से अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के होंगे। यहां पर 2 महिलाओं का भी प्रावधान किया गया कि 2 महिलाओं को भी इसमें शामिल करेंगे, ये आप लोगों को ध्यान रखना है। टोटल 7 सदस्यों के साथ, 7 लोगों की टीम के साथ एक बहुसदस्यीय संस्था के तौर पर 21 जुलाई 2017 को भोपाल में मध्य प्रदेश में राज्य खाद्य आयोग जो है स्थापित किया गया है। अब यहाँ पे ये याद रखिएगा कि जो ये पूरा संगठन है इसमें जो सचिव होता है ये मध्य प्रदेश के जो राज्य सरकार है, राज्य सरकार का जो अपर सचिव होता है उसके पद से नीचे की रैंक का नहीं होना चाहिए। तो एग्जाम में अगर पूछेगा कि सचिव कौन होगा, सचिव वो व्यक्ति होगा जो राज्य सरकार में, जो राज्य सरकार के अपर सचिव होते हैं उस रैंक के नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता सचिव के पद पर। यह भी आप लोगों को ध्यान रखना है, ठीक है। इसके अलावा याद रखिएगा कि यहां पर आयोग के सदस्यों की सेवा शर्तों की बात होगी, सेवा शर्तों के साथ साथ इनकी पदावधि की बात होगी। तो सेवा शर्तों में क्या बोलेंगे, इनके वेतन भत्ते क्या होंगे, कार्य का समय क्या होगा, इस प्रकार की बातें सेवा शर्तों में आती हैं। तो सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करता है, तो याद रखिएगा राज्य सरकार जो होगी वो राज्य खाद्य आयोग के सदस्य, अध्यक्ष, सचिव के सेवा शर्तों का निर्धारण करती है। साथ ही साथ पदावधि का निर्धारण अगर देखेंगे तो वो भी राज्य सरकार ही करती है। और जब आप मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की बात करते हैं, फूड कमीशन की बात करते हैं, तो यहां पर जो कार्यकाल है वो 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु निर्धारित किया गया है। मतलब मध्य प्रदेश का जो राज्य खाद्य आयोग है इसके सदस्य या तो 5 वर्ष की आयु तक अपने पद पर रहेंगे, या 5 वर्ष के कार्यकाल तक अपने पद पर रहेंगे, और या वो 65 वर्ष की आयु तक रह सकते हैं। या तो 5 साल कार्यकाल पूरा कर लीजिए, और कार्यकाल पूरा ना हो पाया लेकिन उसके पहले आपकी उम्र कितनी हो गई, 65 वर्ष की हो गई, तो भी आपको पद से हटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। बराबर। ये पूरी व्यवस्था किसको लेकर है, राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों के सेवा शर्तों और पदावधि को लेकर है। एग्जाम में सीधा सीधा दोस्तों आप लोगों से प्रश्न पूछता है वो कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्यों, अध्यक्ष की सेवा शर्तों का निर्धारण कौन करेगा, राज्य सरकार करेगी। कार्यकाल कितना होता है, 5 साल का होता है या 65 वर्ष की आयु तक होता है, जो भी पहले हो जाए उसके पहले इनको हटना पड़ेगा, ये ध्यान रखना है। फिर बोला जाएगा कि अगर कार्यकाल पूरा कर लिया है तो क्या पुनः नियुक्ति होगी, तो याद रखिएगा पुनः नियुक्ति यहां पर संभव है। याद रखिए मध्य प्रदेश का जो राज्य खाद्य आयोग है वहां पर उसी पद पर पुनः नियुक्ति सदस्यों की हो सकती है जब तक कि वो योग्य है। योग्यता धारण करने तक आप
65 वर्ष के हो गए उसके बाद नियुक्ति नहीं होगी, लेकिन 65 वर्ष के अंदर तक योग्यता धारण करते हैं तो पुनः नियुक्ति यहां पर किया जा सकता है। अब बात आती है कि हटेंगे कैसे, तो यहां पर राज्य खाद्य आयोग के जो सदस्य हैं, जो अध्यक्ष हैं, वो राज्य सरकार को संबोधित इस्तीफे के माध्यम से त्यागपत्र दे सकते हैं। नंबर 2, कार्यकाल अगर खत्म हो गया तो वो अपने पद से हट जाएंगे। अगर उनकी पुनः नियुक्ति हो गई तो वो अपने इस समय तक उस पद पर रहेंगे, उसके अलावा फिर उसके बाद नहीं रह सकते। तीसरी बात, अगर हटाने की बात होगी तो हटाएगा कौन, तो यहां पर नियुक्ति कौन करती है, राज्य सरकार करती है, तो हटाने का काम भी राज्य सरकार ही करेगी। राज्य सरकार निम्न आधारों पर उनको हटा सकती है, जैसे कि अगर सदस्य अध्यक्ष को दिवालिया घोषित कर दिया जाए, अगर सदस्य अध्यक्ष मानसिक या शारीरिक रूप से असक्षम हो जाए, अगर सदस्य अध्यक्ष किसी अपराध के लिए दोषित हो जाता है, अगर सदस्य अध्यक्ष नैतिक रूप से भ्रष्टाचार के आचरण में लिप्त पाया जाता है, अगर सदस्य अध्यक्ष लाभ के किसी पद पर मौजूद होता है, तो इन सभी कारणों के चलते राज्य सरकार उसको पद से हटा भी सकती है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। लेकिन राज्य सरकार जब उसे अपने पद से हटाने की व्यवस्था के अंतर्गत कार्यवाही करेगी तो यहां पर अध्यक्ष और सदस्यों का अधिकार होगा कि वो अपना पक्ष रख सके। भाई उसको उसके क्लियरिफिकेशन देने की स्थिति भी तो समझानी पड़ेगी ना कि भाई उसने वास्तव में ऐसा कृत्य किया है कि नहीं किया, और किया है तो किस वजह से किया है। तो अध्यक्ष या सदस्य को राज्य सरकार उसके पद से हटाने की व्यवस्था से पहले अपनी सफाई, अपने बारे में चीजें बताने की पूरा मौका देती है। तो ये संपूर्ण व्यवस्था जो हम लोगों ने देखी है वो मध्य प्रदेश के राज्य खाद्य आयोग के गठन से संबंधित देखी है। सभी चीजों को अच्छे से नोट कर लीजिए। एक ही प्रश्न में मैंने सभी चीजों को इंक्लूड करके बता दिया। मतलब अगर आप आगे की पूरी चीजों को मान लो नहीं भी सुन पाए और एक पहले वाले प्रश्न को आपने डिटेल में सुन लिया पूरी तरीके से, तो संभवतः क्वेश्चन यहीं से आपके एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न नंबर 2 है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों को पद से हटाने का अधिकार किसका है। मैंने अभी बताया राज्य सरकार जो होती है वो मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं सदस्यों को पद से हटा सकते हैं। हटाने की पूरी प्रक्रिया मैंने आप लोगों को बता दी कि त्यागपत्र देगा राज्य सरकार को संबोधित करके, भले ही वो अध्यक्ष हो या सदस्य हो। इसके अलावा कुछ परिस्थितियां जिसमें मैंने दिवालिया होने की बात बोली, शारीरिक रूप से मानसिक रूप से असक्षम होने की बात बोली, जो पूरी सूची बताई थी पिछले प्रश्न नंबर 1 में डिस्कशन के दौरान, उस आधार पर हटा सकते हैं। लेकिन यहां पर उसके आगे की प्रक्रिया को समझने की कोशिश करते हैं। देखिए, या तो वो त्यागपत्र देगा और हट जाएगा, या कार्यकाल पूर्ण होकर हट जाएंगे सदस्य अध्यक्ष, या फिर उनकी मृत्यु हो जाए तो फिर वो पद अपने आप खाली हो जाएगा, या फिर हम सोचें कि राज्य सरकार ने उसको हटा दिया। अब हटाने या किसी भी चीज के बाद अगर अध्यक्ष का जो पद है, ये ध्यान से सुनिएगा, अध्यक्ष का जो पद है वो रिक्त हो जाता है। जैसे हमने बोला कि कार्यकाल कितने वर्ष का है, 5 वर्ष का कार्यकाल है, और 5 वर्ष के कार्यकाल के पहले हम देखें कि अध्यक्ष का पद जो है वो रिक्त हो गया है, तो पद रिक्ति के संदर्भ में राज्य सरकार जो होगी वो एक महत्वपूर्ण यहां पर काम कर सकती है। कि देखिए, अध्यक्ष का अगर पद रिक्त है तो खाद्य आयोग जो होगा वो अपना काम नहीं कर पाएगा, और काम अगर नहीं कर पाएगा तो फिर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम आया उसके प्रावधानों के कार्यान्वयन, गरीबों को पर्याप्त तौर पर पोषण की दृष्टि से खाना मिल रहा है कि नहीं मिल रहा, वो समस्त काम जो होंगे वो नहीं हो पाएंगे। ऐसी स्थिति में कहीं ना कहीं हमारे देश की गरीब जनसंख्या को, उन लोगों को इसका भुगतान करना पड़ सकता है, परेशान होंगे वो। तो इन सब चीजों के चलते कि ना काम रुके ना निर्णय रुके, इसलिए जरूरी है कि अध्यक्ष के पद पर कोई ना कोई हो। तो मान लीजिए कि अध्यक्ष का पद किसी भी कारणवश रिक्त हो जाता है तो राज्य सरकार क्या करेगी, किसी भी सदस्य को मनोनीत कर देगी, किसी भी सदस्य को मनोनीत कर देगी कि वो किस तौर पर काम करे, अध्यक्ष के रूप में काम करे। अब अध्यक्ष के रूप में काम करने के लिए राज्य सरकार किसी भी एक सदस्य को मनोनीत कर देगी, और वो कब तक काम करेगा, जब तक कि अध्यक्ष के पद पर पुनः किसी की नियुक्ति नहीं हो जाती, या अध्यक्ष बीमार है, अवकाश पे है, तो वो दोबारा से अपने काम पे नहीं लौट आता, तब तक के लिए ऐसा कोई सदस्य जो होगा वो काम करेगा अध्यक्ष के रूप में। अगर नए रूप में किसी अध्यक्ष को नियुक्त किया जाता है पुराने अध्यक्ष को हटाने के बाद, तो जो नया अध्यक्ष होगा दोस्तों वो बची हुई अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। ठीक,
प्रश्न नंबर 3 है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग में अध्यक्ष को मिलाकर कुल कितने सदस्य होते हैं? तो 7 सदस्य होते हैं, मैंने पहले ही बताया है। एक जो है वो अध्यक्ष को ले लीजिए, एक इसमें सचिव को ले लीजिए, 5 अन्य सदस्य को ले लीजिए, तो कितने हो गए टोटल? 7 लोग हो गए। अब इन अन्य सदस्य में जो है 2 महिला, इसमें एक एससी का व्यक्ति और एक एसटी का व्यक्ति शामिल होगा। तो ऐसे मिलाकर 7 लोगों की टीम जो है वो खाद्य आयोग की होती है, ध्यान रखिए। प्रश्न नंबर 4 है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग अपनी वार्षिक रिपोर्ट किसे सौंपता? देखिए, राज्य खाद्य आयोग जो एक सांविधिक संस्था है और अपने साल भर के पूरे दौर में ये कई सारे निर्णय लेगा, कई सारे काम करेगा। जो भी काम करेगा, जो भी निर्णय लेगा खाद्य आयोग, उसकी एक वार्षिक रिपोर्ट बनाता है। समय आने पर 1 वर्ष के पहले भी रिपोर्ट बनाई जा सकती है। वार्षिक रिपोर्ट बनाएगा और वार्षिक रिपोर्ट राज्य सरकार को सौंपी जाती है। राज्य सरकार उस रिपोर्ट को राज्य के विधानमंडल के पटल पर रखवाएगा, जहां पर चर्चा होती है। क्वेश्चन नंबर 5 है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को किस प्रकार की शक्तियां प्राप्त हैं? याद रखिए, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती हैं और सिविल न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत किसी भी व्यक्ति को समन भेजना हो, किसी से साक्ष्य की उपलब्ध करवाना हो, किसी को किसी चीज के लिए खुद प्रस्तुत होने की बात हो, ये सारे के सारे राइट्स जो होते हैं वो सिविल न्यायालय की शक्तियों के अंतर्गत मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को प्राप्त है। प्रश्न नंबर 6 है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग को निम्न में से कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं है? याद रखिए, कौन सी शक्ति प्राप्त नहीं वो बताना है। किसी व्यक्ति को समन जारी करना, ये कर सकता है, कोई भी व्यक्ति को एक आदेश जारी कर देगा कि भाई आपको प्रस्तुत होना या कोई भी चीज के लिए। किसी दस्तावेज का प्रकटीकरण और पेश किया जाना, ये भी कह सकता है। शपथ पत्रों पर साक्ष्य ग्रहण करना, ये भी कर सकता है, क्योंकि सिविल न्यायालय के अंतर्गत आपको जो शक्तियां प्राप्त हैं उनके अंतर्गत ये सभी के सभी जो होते हैं वो शामिल होते हैं, बराबर। लेकिन यहाँ पर जुर्माना लगाने या सजा देने की शक्ति इसकी नहीं होती। जुर्माना लगाना और सजा देने की शक्ति न्यायालय के पास होती है। तो माननीय न्यायालय के इस अधिकार क्षेत्र को यहाँ पर अधिग्रहण नहीं कर सकता आयोग, तो यहाँ जुर्माना लगाने और सजा देने की शक्ति नहीं है। तो ऑप्शन में डी जो होगा वो आपका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्य बताना है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग क्या क्या कार्य करता है। देखिए, पहला नंबर पे राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के कार्यान्वयन को मॉनिटर करना और उनका मूल्यांकन करना, बिल्कुल सही है। राष्ट्रीय स्तर पर जो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 में आया था, जिसके तहत गरीबों को, भारत की एक बहुत बड़ी पॉपुलेशन को खाद्य सुरक्षा सुनिश्चित करने का निर्णय लिया गया था। गरीबों को, गरीबी रेखा के नीचे जीवन यापन करने वाले लोगों को सब्सिडी पर आधारित सस्ते दामों पर अनाज उपलब्ध कराने की व्यवस्था जो थी वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम के तहत की गई है। अब यहाँ पर खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधान कितने बेहतर तरीके से लागू हो रहे हैं उस चीज को देखना, और अगर नहीं हो रहे हैं तो उसको लागू करवाना और उसका मूल्यांकन कराने का जो काम होगा वो खाद्य आयोग करने, ठीक है। अगला प्रश्न है, जिला शिकायत निवारण अधिकारी द्वारा पारित आदेशों के विरुद्ध अपील की सुनवाई करना, बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रभावी कार्यान्वयन की राज्य सरकार को सलाह देना, ये भी सही है। राज्यपाल को वार्षिक रिपोर्ट सौंपना, देखिए खाद्य आयोग जो होता है वो वार्षिक अपने कामों की एक रिपोर्ट बनाता है और वो जो रिपोर्ट बनाता है वो राज्य सरकार को रिपोर्ट देता है, ना कि राज्यपाल को देता है। तो चौथा वाला आपका गलत हो जाएगा, लेकिन 1 2 3 सही है और यहाँ पर 1 2 3 यहाँ ए में आपका उत्तर है, तो सही उत्तर हो जाएगा आपका ए। याद रखिएगा, ये कार्य भी आपको ध्यान होना चाहिए, एग्जाम में जरूर पूछता है। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 8, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के तहत जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी कौन होता है? तो याद रखेंगे, जिला दंडाधिकारी जो होता है जिला स्तर पर शिकायत निवारण अधिकारी के तौर पर काम करता है। अगला प्रश्न है, राज्य खाद्य आयोग की संरचना के संदर्भ में सत्य कथन बताना है। इनमें से सत्य कथन कौन सा है? ठीक है, आयोग में एक अध्यक्ष होगा, 5 अन्य सदस्य होंगे, 1 सदस्य सचिव से मिलकर बनेगा, बिल्कुल सही है। आयोग में कम से कम 2 महिला सदस्य का होना अनिवार्य है, बिल्कुल सही है। आयोग में 1 सदस्य अनुसूचित जाति से, 1 सदस्य अनुसूचित जनजाति से होगा, बिल्कुल सही है। मतलब उपरोक्त सभी आपका जो है वो सही उत्तर में आएगा, ये आप लोगों को ध्यान रखना, ठीक है। चलिए, तो ये रहा आपका 9वें का उत्तर, उपरोक्त सभी। अगले प्रश्न की तरफ जाएं। अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 10 कहता है, राज्य खाद्य आयोग को आवश्यक प्रशासनिक व तकनीकी कर्मचारी उपलब्ध कराने की जिम्मेदारी किसकी? देखिए, राज्य खाद्य आयोग की 7 लोगों की व्यवस्था है,
अब ये 7 लोगों की व्यवस्था के बाद इनको एक अन्य कर्मचारियों की, स्टाफ की, काम करने वाले लोगों की जरूरत होगी। तो बोला कि जो कर्मचारियों का जो स्टाफ होगा वो इस आयोग को राज्य सरकार मुहैया कराएगा। कौन? राज्य सरकार का यह दायित्व होगा कि वो इन्हें स्टाफ, तकनीकी रूप से या प्रशासनिक रूप से काम करने वाले कर्मचारी उपलब्ध करवाए जाएं। ठीक है। अगला प्रश्न है राज्य खाद्य आयोग के कार्य हैं। ये सभी चीजें देखिए और इनके आधार पर आपको देखना है कि कौन सा कार्य राज्य खाद्य आयोग करता है, कौन सा नहीं करता। पहला देखते हैं, राज्यों में खाद्य सुरक्षा के संदर्भ में इस अधिनियम के कार्यान्वयन की मॉनिटर करना। बिल्कुल सही है। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के तहत खाद्य सुरक्षा के जो भी प्रावधान किए हैं उन प्रावधानों के अंतर्गत इस अधिनियम के तहत मॉनिटरिंग का जो काम होता है वो खाद्य आयोग का होता है। राज्य खाद्य आयोग जो होगा, राज्य खाद्य आयोग जो होगा वो इस अधिनियम को प्रभावी रूप से कार्यान्वयन के लिए राज्य सरकार को सलाह दे सकता है। सलाह देने का काम जो होगा, ढक्कन दे, सलाह देने का काम कौन करेगा? वो राज्य खाद्य आयोग करता है। ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। इसके अलावा खाद्य और पोषण संबंधी योजनाओं के संदर्भ में सलाह देना। देखिए पोषण जो है वो हमारे देश में एक बहुत बड़ी समस्या है। खासकर हम मध्य प्रदेश के संदर्भ में बात करें तो ध्यान रखिए कि मध्य प्रदेश जो है वो हमारे देश में एक कुपोषित राज्य के तौर पर भी शामिल है। जिसमें हम श्योपुर की बात कर लें मध्य प्रदेश के, तो ये बहुत ज्यादा कुपोषित जिलों में शामिल है। तो कुपोषण अगर है तो यहां पर पोषण की उपलब्धता कराना बहुत जरूरी है। अगर पोषण उपलब्ध नहीं कराएंगे तो जो बच्चों में बीमारियां हैं वो बीमारियां बहुत बड़े हद तक बढ़ती चली जाएंगी और फिर देश का भविष्य भी कैसा हो जाएगा? भविष्य भी कुपोषित ही तैयार होना है। आप उससे क्या आशा करेंगे कि जो भारत के बच्चे हों वो कुपोषण के कारण क्या काम करेंगे आपके लिए? कुछ काम नहीं कर सकते। तो भारत का जो जनांक के लाभांश की स्थिति वो गड़बड़ हो जाएगी। उस स्थिति को अगर सुधारना है तो हमें बेहतर पोषण स्तर देना पड़ेगा, माताओं को भी देना पड़ेगा और बच्चों को भी वो पोषण स्तर उपलब्ध कराने की जरूरत होगी। बराबर। तो इसमें कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश सरकार, राज्य सरकार जो होती है वो अलग अलग योजनाएं लेकर आती हैं। तो उन योजनाओं के संबंध में खाद्य आयोग जो होता है वो सरकार को सलाह देने का काम भी करता है। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। मतलब कि तीनों के तीनों काम जो है वो राज्य खाद्य आयोग के होते हैं। तो आप उत्तर में लगा सकते हैं उपयुक्त सभी। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। प्रश्न नंबर 12 कहता है, क्या कहता है जरा देखिए, जब तक पानी पी लेता हूं। क्या कहता है कि मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के प्रावधानों एवं सार्वजनिक वितरण प्रणाली के पारदर्शी एवं प्रभावी कार्यान्वयन के लिए सतर्कता समितियों के गठन का प्रावधान किया गया है। ठीक है। ये खाद्य आयोग के अंतर्गत किया गया है खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से। तो ये जो यहां पर समिति है, सतर्कता समिति, वो किस स्तर पर है? राज्य स्तर पर भी है, जिला स्तर पर भी है, विकासखंड स्तर पर भी है और उचित मूल्य की दुकान स्तर पर भी है। मतलब हर एक स्तर पर सतर्कता समिति बनाई गई है और इस माध्यम से जो है वो आप तक खाद्य सुरक्षा मुहैया कराने का जो काम होता है वो किया जाता है। ठीक है। चलिए अगला प्रश्न है, प्रश्न नंबर 13। मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अंतर्गत गठित राज्य स्तरीय सतर्कता समिति का अध्यक्ष कौन होता है? देखिए सतर्कता समिति की बात हो रही है राज्य स्तर की, तो यहां पर मंत्री होता है खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति उपभोक्ता संरक्षण विभाग का। ये आप लोगों को ध्यान रखना है। 14 नंबर का क्वेश्चन है, 2 या अधिक राज्य किसके अनुमोदन के बाद संयुक्त राज्य खाद्य आयोग की स्थापना कर सकते हैं? देखिए जो एक्ट बनाया गया 2013 में, जिसे हम राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम के माध्यम से जानते हैं, उसमें एक धारा है, धारा नंबर 19। ये धारा नंबर 19 जो है वो एक संयुक्त खाद्य आयोग का प्रावधान करता है। किस स्तर पर? राज्य स्तर पर। राज्य स्तर पर संयुक्त खाद्य आयोग की स्थापना की जो व्यवस्था है वो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा नंबर 19 के तहत है और इसमें कहा गया है कि 2 या अधिक राज्य मिलकर चाहें तो अपना एक संयुक्त खाद्य आयोग बना सकते हैं। इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन इसको बनाने के लिए केंद्र सरकार जो होगी वो अनुमोदन करेगी। केंद्र सरकार के अनुमोदन के बाद ही ये डिसीजन लिया जा सकता है कि कोई राज्य
अधिक राज्य जो है 2 से ज्यादा वो एक साथ मिलकर एक संयुक्त आयोग बनाना चाहते हैं। लेकिन एग्जाम में आपसे क्वेश्चन यही पूछेगा, किसके अनुमोदन पर बनाते हैं? केंद्र सरकार के। और कौन सी धारा के तहत बनाते हैं? तो खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 की धारा नंबर 19 के तहत। धारा नंबर 19 पे स्टार लगा लेना, बहुत इंपॉर्टेंट है। 15 नंबर का क्वेश्चन है, भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण जिसको आप FSSAI कहते हैं की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों याद रखिएगा 2006 में FSSAI के लिए एक अधिनियम पारित किया गया था। भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के लिए अधिनियम पास हुआ 2006 में। और इसकी अनुशंसा पर, इसके आलोक में ही हम देखें तो 5 सितंबर 2008 को FSSAI का गठन हुआ, जो भारत में खाद्य सामग्रियों को अनुमति देने वाला, उनके स्टैंडर्ड की जांच करने वाला एक इंपॉर्टेंट संस्था है। बिना इसकी अनुमति के, बिना इसके सर्टिफिकेशन के मार्केट में कोई भी खाद्य पदार्थ जो होता है वो नहीं उपलब्ध होता। जब भी आप खाने पीने की कोई सामग्री लेकर आते हैं तो उस पर आप देखिए, उस पर FSSAI का निशान होता है और उसके सर्टिफिकेशन, उसकी अनुमति का पूरी व्यवस्था उस पर होती है। तो कहीं ना कहीं एक इंपॉर्टेंट संस्था है ताकि जनता तक, लोगों तक ऐसी खाद्य सामग्री ना पहुंच पाए जो उनके स्वास्थ्य के लिए हानिकारक हो। और अगर ऐसी कोई स्थिति में पाया जाता है कि कोई भी ऐसा प्रोडक्ट मार्केट में लॉन्च किया गया जो कि पब्लिक हेल्थ पर नकारात्मक प्रभाव डाल रहा है, तो FSSAI जो होता है उसके खिलाफ कार्यवाही भी करता है, ये याद रखिएगा। तो एक इंपॉर्टेंट संस्था है। अगर हम खाद्य सुरक्षा की बात करें, वस्तुओं को, खाद्य पदार्थों को मानक प्राधिकरण, मानक स्थिति देने के लिए एक इंपॉर्टेंट प्राधिकरण है। और ये 2006 के अधिनियम के तहत 5 सितंबर 2008 को स्थापित किया गया। इसका मुख्यालय जो है वो नई दिल्ली में है, ये भी आप लोगों को ध्यान रखना है। और FSSAI का फुल फॉर्म मैं आपको पहले ही बता चुका हूं, फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया, ये इसका पूरा नाम है, ये ध्यान रखना जरूरी है। हिंदी में इसको कहते हैं भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण, क्लियर। और इसकी नोडल एजेंसी होती है दोस्तों स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, ठीक है। कहीं ना कहीं इसको हम पहले स्वास्थ्य मंत्रालय कहते थे, लेकिन स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय जो है इसकी नोडल एजेंसी है जिसके अंतर्गत ये काम करता है। और एक बात और याद रखिएगा, राजेश भूषण जो है वो इसके अध्यक्ष हैं, इसके तौर पर ये काम करते हैं, क्लियर। चलिए, तो इस प्रकार से हम देखें राज्यों में खाद्य सुरक्षा के प्रावधानों को लागू करने की दृष्टि से एक इंपॉर्टेंट संस्थान है। पब्लिक हेल्थ को ध्यान में रखकर जांच करने के लिए, खाद्य पदार्थों को अनुमति देने के लिए, सर्टिफिकेशन के लिए इंपॉर्टेंट संस्थान के तौर पर काम करता है FSSAI। तो जब भी आप कोई भी खाने की चीज खरीदेंगे उस पर आप FSSAI को देखिएगा और उसके बाद समझ जाइएगा कि ये किस प्रकार की संस्था है। इसकी स्थापना 5 सितंबर 2008 को की गई है। 16 नंबर का प्रश्न है, निम्न में से किस स्थान पर भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण FSSAI का क्षेत्रीय कार्यालय है? दोस्तों याद रखिएगा कि FSSAI जो है इसके 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं। कितने क्षेत्रीय कार्यालय हैं? 7 क्षेत्रीय कार्यालय हैं, जिसमें से एक कार्यालय लखनऊ में है। अगर हम देखें तो इसका एक कार्यालय जो है वो गुवाहाटी में है। इसके अलावा एक कार्यालय इसका कोचीन में है। लखनऊ मतलब यूपी में भी है, कोचीन मतलब केरल में भी है, गुवाहाटी मतलब असम में भी, ठीक है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो भोपाल में इसका क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। तो अगर यहां पर देखें तो भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण का क्षेत्रीय कार्यालय कहां नहीं है? भोपाल में नहीं है। 7 है टोटल, एक लखनऊ में है, एक कोचीन में है, गुवाहाटी में है, इसके अलावा एक चेन्नई में है, एक मुंबई में है और एक कोलकाता में है, ठीक है। चेन्नई, मुंबई, कोलकाता और गुवाहाटी, कोचीन, लखनऊ और एक और चंडीगढ़ में है। तो चंडीगढ़, कोलकाता, मुंबई, चेन्नई, लखनऊ, कोचीन, गुवाहाटी, ये 7 जो हैं वो क्षेत्रीय कार्यालय हैं। सातों के सातों क्षेत्रीय कार्यालय के नाम याद रखिएगा। मध्य प्रदेश में FSSAI का कोई क्षेत्रीय कार्यालय नहीं है। अगला प्रश्न देखते हैं, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य सचिव रैंक का अधिकारी नहीं होना चाहिए। याद रखिएगा, राज्य सरकार के अपर सचिव के पद से निम्न, जिसको भी आप खाद्य आयोग में सचिव के पद पर स्थापित करते हैं वो अपर सचिव के रैंक से नीचे का व्यक्ति नहीं हो सकता।
18 नंबर का प्रश्न है, राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्यों को निम्न में से किन परिस्थितियों के आधार पर हटा सकती है? दिवालिया घोषित हो जाए किसी न्यायालय के द्वारा तो हटा देगी, शारीरिक और मानसिक रूप से असक्षम हो जाए कार्य करने में तो हटा देगी, राज्य सरकार की दृष्टि में भ्रष्टाचार का आरोपी है तो हटा देगी। सभी आधारों पर, मतलब उपरोक्त सभी आधार पर राज्य सरकार मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के सदस्य और अध्यक्ष को हटा सकती है। क्वेश्चन नंबर 19 है, किसी विधिक आयोग या निकाय को मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग की शक्तियों का प्रयोग और उसके कर्तव्यों का पालन करने के लिए अभिहित करने की शक्ति किसमें है? ये शक्ति राज्य सरकार की होती है। अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण के निम्नलिखित में से कौन से कार्य हैं? तो याद रखिए हम FSSAI के कार्य की बात कर रहे हैं। FSSAI जो है ये कौन कौन से कार्य करता है? राज्यों के खाद्य सुरक्षा अधिनियम के विभिन्न प्रावधानों को लागू कराना बिल्कुल करता है। इसके अलावा मानव उपभोग के लिए पौष्टिक खाद्य पदार्थों के उत्पादन, भंडारण, वितरण, बिक्री, आयात की सुरक्षित व्यवस्था सुनिश्चित करता है। ये भी ध्यान रखिएगा, ये सभी के सभी इंपॉर्टेंट चीजें हैं। खुदरा एवं थोक खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता की जांच करना ये भी इंपॉर्टेंट काम है। और जो आपके पास खाद्य पदार्थ मार्केट में दिखते हैं उनकी गुणवत्ता की जांच करता है FSSAI। अगर वो गुणवत्ता में नहीं पाते तो उसे FSSAI का सर्टिफिकेशन नहीं मिलेगा और वो वस्तु मार्केट में नहीं बिक सकती। आपने देखा था कि कुछ सालों पहले मैगी जो है, मैगी जो 2 मिनट में मैगी बनने वाली व्यवस्था है उसमें कहीं ना कहीं कमी पाई गई थी और ये बोला गया था कि उससे बच्चे बीमार हो रहे हैं, तो FSSAI ने उस पर रोक लगा दी थी और दुकानों से मैगी की जो पैकेट है वो वापस लेने लगे थे। इस प्रकार से इंपॉर्टेंट तौर पर FSSAI काम करता है। ठीक है, अगला प्रश्न है, भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण की स्थापना किस अधिनियम के अंतर्गत की गई है? खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम 2006 के अंतर्गत की गई, याद रखेंगे। भारतीय खाद्य सुरक्षा और मानक प्राधिकरण निम्नलिखित में से किस अधिनियम के तहत कार्यवाही कर सकता है? याद रखिए, खाद्य व्याभिचार अधिनियम 1954 के अंतर्गत कार्य करता है। ये फल उत्पाद आदेश अधिनियम 1955 के तहत कार्य करता है। मांस खाद्य उत्पाद नियंत्रण आदेश 1973 के अंतर्गत काम करता है। इसका मतलब ये सभी के अंतर्गत काम करता है। इसके अलावा हम देखें दोस्तों तो याद रखिएगा कि वनस्पति तेल, जो आपका वनस्पति तेल का उत्पादन होता है, इसके नियंत्रण के लिए आदेश अधिनियम आया है 1947 का। उसके अंतर्गत भी FSSAI काम करता है। इसके अलावा हम देखें तो सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, यहां पर हम देखें जो तेल होता है, ऑयल भोजन होता है, खाद्य पदार्थ होते हैं जिसमें हम आटा ले सकते हैं, इसको लेकर अधिनियम आया था 1967 में। इसके अधीन भी काम कर सकता है। ये अधिनियम कब आया था? 1967 में। इस अधिनियम के अंतर्गत भी काम कर सकते हैं। इसके अलावा खाद्य तेल उत्पादन विनियमन अधिनियम जो है वो आया था 1988 में, ये भी इसके अंतर्गत भी काम करेगा ये। और इसके बाद दूध व दूध उत्पाद एक्ट आया था, ये आया था 1992 में। तो ये अधिनियम के अंतर्गत FSSAI काम करता है। तो लगभग हम देखें वनस्पति तेल उत्पादन अधिनियम, सॉल्ट एंड सॉल्वेंट, ऑयल भोजन खाद्य आटा उत्पादन अधिनियम 1967 हो, खाद्य तेल उत्पादन अधिनियम 1988 हो, दूध व दुग्ध पदार्थ उत्पादन अधिनियम 1992 हो, खाद्य व्याभिचार अधिनियम 1954 हो, फल उत्पाद आदेश अधिनियम 1955 हो, मांस खाद्य उत्पाद आदेश 1973 हो। इन सभी के अंतर्गत FSSAI जो है वो कार्यवाही करता है, निर्णय लेता है। ये सभी के सभी अधिनियम इसे शक्ति प्रदान करते हैं। अगला प्रश्न है, याद रखिए, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। यह एक बहुसदस्यीय सांविधिक निकाय है, बिल्कुल सही। खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत बनाया गया। धारा 16 के अधीन एक बहुसदस्यीय निकाय जिसमें 7 सदस्य टोटल मिलाकर संवैधानिक निकाय है। 2 महिलाएं जरूरी है, एक SC का व्यक्ति जरूरी है, एक ST का व्यक्ति जरूरी है। मतलब ये सभी के सभी
होना चाहिए। दोनों कथन जो है वो आपके इसमें सत्य हैं, तो दोनों कथन सत्य उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। अध्यक्ष व सदस्यों का कार्यकाल 5 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक होता है, बिल्कुल सही है ये कथन। अध्यक्ष व सदस्य सेवानिवृत्ति पश्चात पुनः नियुक्ति के पात्र होंगे, बिल्कुल सही है। जब तक वो इस आयु सीमा के अंतर्गत आते हैं, योग्य हैं, तब तक उनकी पुनः नियुक्ति हो सकती है, मतलब दोनों के दोनों कथन सत्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है, आयोग के अध्यक्ष व सदस्यों की नियुक्ति राज्य सरकार करती है, तो नियुक्ति भी राज्य सरकार करेगी। पद मुक्ति, पद से हटाने का काम भी राज्य सरकार का होता है। आयोग के अध्यक्ष तथा सदस्य राज्यपाल को संबोधित त्याग पत्र देते नहीं, राज्यपाल को त्याग पत्र नहीं देते, ये त्याग पत्र राज्य सरकार को देते हैं और अपने पद से हट सकते हैं। मैंने पहले ही कहा है, हटाने का जो अधिकार है वो भी राज्य सरकार का है और नियुक्ति करने का जो अधिकार है वो भी राज्य सरकार का है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के कार्यों व शक्तियों में शामिल है, क्या क्या शामिल है? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम 2013 के अंतर्गत उपबंधित अधिकारों के उल्लंघन की स्वप्रेरणा या शिकायत प्राप्त होने पर जांच करना, बिल्कुल जांच करता है ये। इसका दायित्व है कि खाद्य सुरक्षा अधिनियम का कार्यान्वयन 100% रूप से हो और सभी वर्गों तक उसका उचित लाभ पहुंच सके। दूसरा है, आयोग को किसी विषय की जांच करते समय सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती, बिल्कुल सही है, सिविल न्यायालय की शक्तियां प्राप्त होती। उसके तहत ये किसी भी व्यक्ति को समन जारी करके साक्ष्य प्रस्तुत करना हो, एविडेंस कलेक्ट करना हो, किसी से रिपोर्ट मंगाना हो, ये सारे काम कर सकता है। मतलब दोनों के दोनों कथन जो है आपके यहाँ सत्य है। अगला प्रश्न है, मध्य प्रदेश राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष एवं अन्य सदस्यों की नियुक्ति के लिए इनमें से क्या योग्यता आवश्यक है? मतलब अगर आप खाद्य आयोग के अध्यक्ष या सदस्य बनना चाहते हैं तो आपकी एलिजिबिलिटी क्या होना चाहिए? नंबर 1, अखिल भारतीय या संघ राज्य क्षेत्र की सिविल सेवाओं के सदस्य हैं या रह चुके हैं, मतलब आप डिप्टी कलेक्टर रहे हो, आईएएस रहे हो, डीएसपी रहे, इस पद पर आप रहे हो तो बन सकते हैं। कृषि, विधि, मानवाधिकार, समाज सेवा, प्रबंधन, पोषण आदि व्यापक अनुभव वाले हों, तो आपके पास ये अनुभव होना चाहिए, तभी ना आप खाद्य सुरक्षा से संबंधित काम कर सकते हैं। आपको एक तो मानव अधिकार का ज्ञान है, आप समाज से भी हैं, तो आप बेहतर तरीके से लोगों तक अधिकार पहुंचा सकते हैं, उनके मुहैया कराने की व्यवस्था कर सकते हैं। दूसरी बात है कि आपको खाद्य पदार्थों के उत्पादन में वृद्धि की व्यवस्था चाहिए, तो अगर आप कृषि एक्सपर्ट होंगे तो आप कहीं ना कहीं उसके उत्पादन में वृद्धि को देख सकते हैं। अगर आपके अंदर कृषि एक्सपर्ट है ही नहीं तो आप कैसे उत्पादन को बढ़ाने की बात करेंगे? और उत्पादन बढ़ाने पर ध्यान देना इस आयोग का एक इंपॉर्टेंट काम है। दूसरी बात है मैनेजमेंट करना, पोषण की स्थिति भी सुनिश्चित करना। इसके अलावा अगर कोई गलत काम करता है तो कानून का जानकार भी चाहिए। तो ये सभी योग्यताएं रखने वाले को आप अध्यक्ष और सदस्य बनाते हो, तो पहला भी सही है, दूसरा भी सही है। तीसरा देखिए, निर्धनों के खाद्य एवं पोषण संबंधी अधिकारों में सुधार लाने वाले प्रमाण पत्रधारी व्यक्ति हो तो ऐसे व्यक्ति को भी दिया जाएगा। उच्च न्यायालय के सेवानिवृत्त या सेवारत न्यायाधीश, ये नहीं है, ये वाला ऑप्शन नहीं है। 1 और 2 और 3 योग्यता चाहिए, चौथी योग्यता का ऐसे कोई लेने देना नहीं है। इस प्रकार से इन योग्यताओं को धारण करने वाला व्यक्ति राज्य खाद्य आयोग के अध्यक्ष व सदस्य पद पर नियुक्त हो सकता है, ये ध्यान रखना। ठीक है दोस्तों, तो इस प्रकार से हमने हमारे इस लेक्चर श्रृंखला के अगर हम देखें अंतिम आयोग पर आज डिस्कशन किया। पूरे अगर आप सिलेबस को देखें उसमें लगभग 15 आयोग आपको स्पेशली दिए गए हैं और इस लेक्चर श्रृंखला में हमने अलग अलग लेक्चर्स के माध्यम से सभी संवैधानिक हो, सामरिक संस्थाएं हो, सभी के बारे में डिटेल में डिस्कशन किया है क्वेश्चंस के माध्यम से। और मुझे आशा है रिस्पांस देखते हुए मुझे लग रहा है कि आप लोग को ये समझ में भी आ रहा है। दोस्तों अब हम इसी लेक्चर श्रृंखला को और आगे बढ़ाएंगे। इसमें हम हर सप्ताह में लगभग 2 लेक्चर्स ऐसे लेने वाले हैं जिसमें हम इसका एक FLT टाइप टेस्ट करेंगे और उस टेस्ट के माध्यम से आप इसका और बेहतर तरीके से रिवीजन कर सकते हैं। इसके बेहतर नोट्स बनाइए सिनॉप्सिस के रूप में और फिर उसको रिवीजन करिए। फिर हम जब लेक्चर श्रृंखला में अगले लेक्चर्स इसके करेंगे तो उसके माध्यम से आप और बेहतर इसका रिवीजन करेंगे और एग्जाम में जितने भी प्रश्न इसके आए आप उसको सॉल्व कर आएंगे और यूनिट नंबर 10 से संबंधित प्रश्नों से जो अंक आपको मिलेंगे वो आपके सुनिश्चित होंगे ही होंगे। ठीक है, चलिए तो अब इस लेक्चर श्रृंखला में हम लोग आगे रिवीजन टेस्ट के तौर पर लेक्चर्स में मिलेंगे। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया दोस्तों। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और हाँ, अपना और अपनों का खास ख्याल रखिए और स्वस्थ रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।